हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो, जो कि आईटीआई वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन लिया गया, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, अर्थात 151 क्वेश्चन है, अर्थात मैंने बहुत सारे अपने क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आपको 2-4 वीडियो इसमें है, जो कि ट्रांसफार्मर चैप्टर से उसमें कवर किया गया है क्वेश्चन। तो उसको यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर कोड की पटलों पर एनिमल परत लेपित क्यों की जाती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोड की पटलों जो होता है उस पर एक एनिमल परत का लेपन किया जाता है, जो कि पटलों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को क्रूड की पटलों पर एनिमल परत का लेपन किया जाता है, जो कि पटलों को अलग करने के लिए। और जो इस पे जो आपका से कोर होता है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर कोर होता है उसका निर्माण 3.8% से 4.5% सिलिकॉन धातु की मिलाई जाती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन त्रिकला 4 तार सर्विस के लिए सर्वोत्तम उपयोगी होती है। तो दोस्तों, जो आपका डेल्टा स्टार होता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका डेल्टा स्टार है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी ये हमारा बिल्कुल सही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा स्टार संयोजन 3 फेज 4 वायर सर्विस के लिए जो सर्वोत्तम है, अर्थात सबसे उपयोगी इसमें होता है। और जो यहाँ पर स्टार स्टार दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार स्टार जो आपका होता है वो आपका संयोजन सामान्यतः हाई वोल्टेज तथा लो वोल्टेज की कैपेसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 153 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर का वो कौन सा भाग है जिसमें सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग आपने नाम सुना होगा। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि वाइंडिंग से होकर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है I²R, जो आपका हानि भी होती है उसमें, ठीक है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इसलिए सबसे ये ज़्यादा जो आपका गर्म होता है वो आपका वाइंडिंग होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे, देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर वाइंडिंग हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 154 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर क्या बढ़ा सकता है, केवल डीसी धारा को, या एसी या वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता है, या केवल एसी वोल्टेज को, या एसी व डीसी दोनों वोल्टेज को। तो दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका एसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है, और यह डीसी में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ा एवं घटा सकता है, और इसकी जो दक्षता होती है, दक्षता भी जान लीजिए, दक्षता इसकी 97% तक होती है। कितनी होती है, 97% तक होती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया सी, केवल ये क्या करता है, ये केवल एसी वोल्टेज को देता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 155 पे। कह रहा है क्वेश्चन की प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ट्रांसफार्मर है। इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप इन ट्रांसफार्मर, या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या स्टेप आउट ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, एसी जो वोल्टेज को परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग में होता है। और वोल्टेज की यदि बात किया जाए, वोल्टेज बढ़ाने की, तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि एसी, यदि आपसे पूछे एसी वोल्टेज की बात करें, तो उसको हम एसी वोल्टेज को परिमाण को घटाने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन दोस्तों, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 156 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में कौन से प्रचलन का
एक समान रहते हैं। कौन सा इसमें जो प्रचलन है जो एक समान रहते हैं? पावर या हानियाँ या वोल्टेज या ऊपर के सभी प्रचलन समान रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक जो आपका स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसमें जो प्राथमिक और जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है, जो कुंडलियाँ होती है, उसमें एक शक्ति जो आपकी होती है, पावर जिसे कहते हैं, वो आपकी समान होती है, अर्थात एक समान होती है। रीजन क्या होता है? देखिए, रीजन इसका यही होता है कि ट्रांसफार्मर शक्ति को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए, और इसमें केवल बस वोल्टेज एवं धारा को परिवर्तित ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पावर दिया गया ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आपको वीडियो कैसी लग रही होगी, पता नहीं आपको वीडियो समझ में आ रही, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट पे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे। कह रहा है क्वेश्चन के विद्युत चुम्बकीय ट्रांसफार्मर कोर और आर्मेचर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? नर्म लोहा या CrGO या तांबा या इस्पात? तो दोस्तों देखिए, विद्युत चुंबक अर्थात ट्रांसफार्मर और आर्मेचर बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त धातु होती है वो आपका नर्म लोहा होता है, अर्थात कोर को पटलित बनाया जाता है इससे, और इस पर वार्निश का लेपन भी किया जाता है। तो क्रोड पटलित करने में आपका जो भंवर धारा होती है वो कम होता है, तो उसका वो रीजन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे, जो यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 1, इसमें जो आपका धातु होती है ये आपका नर्म लोहा होता है। जो बनाने में जो उपयुक्त धातु होती है वो आपका नर्म लोहा होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए मारेंगे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 158 पे। कह रहा है क्वेश्चन की द्वि कुंडलन परिणामित्र की तुलना में स्वयं परिणामित्र की भंवर धारा हानि या उच्चतर लागत या कम क्रोड हानि या छोटी आकृति? तो दोस्तों देखिए, द्वि जो कुंडलन होता है, ठीक है, वो परिणामित की तुलना में एक स्वयं परिणामित में क्रोड जो होती है उसकी जो हानि होती है वो आपकी होती है, अर्थात जो हानि उसमें होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 159 पे। कह रहा है क्वेश्चन की विभव परिणामित्र में के मामले में रूपांतरण अनुपात। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यदि आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, विभव परिणामित्र के मामले में जो आपका रूपांतरण अनुपात जो होता है, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है, वो द्वितीयक भार की शक्ति गुणांक के ध्यान किए बिना ही नियत रहता है, अर्थात जो इसका जो सूत्र होता है वो आपका होता है V2/V1 बराबर N2/N1, ठीक है, N1 बराबर K होता है। इस पर दोस्तों बहुत सारे सवाल भी लगे होंगे, लगाए जाएंगे, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक 2000 प्रति 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडलन में 66 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडलन में फेरों की संख्या होगी। तो दोस्तों मैंने आपको अभी एक सूत्र बताया, ठीक है, पहले यहाँ पर देख लीजिए आपको दिया क्या गया है। तो यहाँ पर हमारा दे दिया गया है V1 का मान, ये आपका रहा 2000, और V2 का मान आपका रहा कितना 200, और ये आपका जो 66 दिया गया ये आपका N2 का मान है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक कुंडल में फेरों की संख्या होगी, मतलब कि हमसे N1 का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सूत्र अपनाएंगे, जो हमारा सूत्र होता है N2/N1 बराबर V2/V1। चूँकि हमको V2 का मान मालूम है और N2 का भी मान मालूम है और V1 का भी मान मालूम है, तो हमको V1 और V2 का मान मालूम है, N2 का मान मालूम है, हमको N1 का मान निकालना है। तो N1 के लिए दोस्तों क्या करेंगे, पहले तो जो आपका यहाँ पर मान दिखा गया उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहले V2 वालों को निकालते हैं, तो V2/V1, ठीक है, बराबर K हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा 200/2000 K, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम K बराबर लिख सकते हैं 1/10। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए ये हमारा आ गया K का मान कितना 1/10। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा N2 का मान निकालते हैं, तो N2/N1 बराबर 101/10। तो N1 बराबर 10 गुणे N2, ठीक है, 10 गुणे आपका N2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका N1 बराबर 10 गुणे N2 का मान कितना है 66 है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 10 गुणे 66। तो ये आपका कितना आ जाएगा N1 का मान, तो यहाँ पर 10 गुणे जब 66 करेंगे आप तो 660 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया गया है 660, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का रूपांतर अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात यदि 3 संबंधित 2 है
तो प्राइमरी वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है 30 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे, सेम उसी सूत्र पे लगाएंगे दोस्तों। उसमें आपसे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, उसी सूत्र पे आप लगाएंगे तो आ जाएगा। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। या यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर आप बताइएगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन को लगा कर बता दिया जाएगा। वैसे जो मैं आपको पिछला क्वेश्चन बताया उसी सूत्र पे लगेगा, अर्थात जो आपका N2/N1 बराबर हो जाएगा उसी सूत्र पे आपका लगेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम है दोस्तों, उसी सूत्र पे आप लगाएंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ पूछ नहीं रहा है, इसमें आपका जो पूछ रहा है ये आपका क्या दे दिया गया है, तो ये आपका 1000 जो दे दिया गया, N1 का मान दे दिया गया है, और ये आपका N2 का मान दे दिया गया 3000, और V1 का मान कितना दिया गया 80 दे दिया गया। तो आपसे पूछ कह रहा है V2 का मान पूछ रहा है, तो आप निकालें। क्वेश्चन नंबर 163 पे कह रहा है क्वेश्चन की परिणामित्र में खाली स्थान है, तांबा हानि व आयु हानि या घर्षण हानि या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों परिणामित जो होता है उसमें तांबा हानि होती है, ठीक है, और परिणामित में घर्षण एक आपका घर्षण हानि जो होता है नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भार नहीं होता है, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, अर्थात तांबा हानि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 164 पे कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ कम की जा सकती है। कैसे कम की जा सकती है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो आपका हिस्टैरिसीस हानियाँ होती है उसको हम स्टील पटलों में सिलिकॉन अंश घटाकर कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी स्टील पटलों सिलिकॉन अंश घटाकर, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। और जो इसमें हानि होती है तो भंवर धारा हानि रोकने के लिए हम ठोस इस्पात के बजाय पतले पतले लेमिनेशन का प्रयोग करेंगे, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 165 पे कह रहा है क्वेश्चन के स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तब यह अधिक धारा लेगा या कम धारा लेगा, या कम वोल्टता लेकिन शक्ति गुणांक अधिक लेगा, या धारा वही रहेगा लेकिन शक्ति गुणांक कम होगा। तो दोस्तों स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तो वो क्या होगा, उस समय वो जो धारा है वो अधिक लेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 166 पे कह रहा है क्वेश्चन कि किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक सामान्य होती है 0.95 अग्रगामी या 0.5 पश्चगामी या 0.95 पश्चगामी या 0.8 अग्रगामी। तो दोस्तों किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी जो आपका शक्ति गुणांक होता है वो आपका 0.9 लैगिंग होता है, ठीक है, और इस शक्ति में आपका जो गुणांक होता है ये उपकरण की दक्षता से अधिक होता है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पे कह रहा है क्वेश्चन के निम्न में से गलत कथन को चुनिए। यहाँ पर जो आपका गलत कथन है इसको आपको चुनने के लिए कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वितरण प्रणाली का शक्ति गुणांक न्यून होना चाहिए क्योंकि, तो देखिए इसका एक ही रीजन होता है, अर्थात वितरण प्रणाली का यदि शक्ति गुणांक निम्न हो तो इसका रीजन हो जाएगा कि उद्योगों में जो आपका मोटर का व्यापक प्रयोग होता है, ये विशेष रूप से जब मोटरों को निम्न भार पर चलाया जाता है तो तुल्यकालिक मोटर का व्यापक प्रयोग होता है, और ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबक धारा खींचने के कारण संपर्क धारा अर्थात ईएमएफ से पश होता है। देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है डी, तो हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। सारे ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, अब यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पे कह रहा है क्वेश्चन यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने हो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यदि ट्रांसफार्मर के तार मोटे तार के बने हो तो ताम्र हानि क्या होगी, बढ़ जाएगी। रीजन क्या होगा इसका, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों मोटे तार में प्रतिरोध कम होगा और धारा अधिक उपयोगी होगी, जो कि सूत्र के अनुसार भी आप ज्ञात कर सकते हैं I²R से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया सी, ये ताम्र क्षति जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर क्या है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर कपलिंग का जो सबसे अच्छा गुण होता है वो आपका चौड़ी आवृत्ति सीमा होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो ट्रांसफार्मर के एक साथ जोड़ते हैं तो आवृत्ति सीमा जो होती है वो चौड़ी हो जाती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो यहाँ पर आपका दिया गया जो ऑप्शन नंबर बी, हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे कि चौड़ी आवृत्ति सीमा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पे कह रहा है क्वेश्चन की जल मशीन अवयवों वाली कुछ मशीनों में
लिमिट स्विच क्यों लगाए जाते हैं। रीजन पूछ रहा है कि क्यों उसमें लिमिट स्विच लगाए जाते हैं। तो इसका जो रीजन होता है दोस्तों क्या होता है, देखिए जो आपका चलशील होता है, चलशील अवयव वाली कुछ मशीनों में लिमिट स्विच का एक लघु दस्ता सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें मशीन में एक मानक दस्ता को कम दस्ता नहीं होने के परिणाम से ये आपका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि मशीन की एक लघुत्तम दस्ता सुनिश्चित करने के लिए इसमें लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पे। कह रहा है क्वेश्चन के रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रदान करता है अर्थ और भूदोष के अवरुद्ध संरक्षण या प्रतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ या केवल बी या दोनों, अर्थात ए व बी दोनों। तो दोस्तों देखिए रेलवे ट्रैकिंग वाइंडिंग जो आपका होता है ये प्रतिगमन धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ अर्थ के और भूदोष के विरुद्ध संरक्षण के लिए ये आपका प्रयोग होता है। और रेलवे के ट्रैक का रिटर्न जो आपका वायर होता है वो कार्य करता है, ठीक है, ये रिटर्न वायर की तरह कार्य करता है। तो रेलवे में जो आपका 25 केवीए तक की एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी, ये ए व बी दोनों। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 172 पे। कह रहा है क्वेश्चन की अभिवर्धक रूपांतरक अर्थात बूस्टर ट्रांसफार्मर निम्न में से स्थिर होता है। संचरण लाइन के ग्राही छोर पर या संचरण लाइन के प्रेषक छोर पर या संचरण लाइन के मध्यस्थ बिंदु पर या उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों बूस्टर जो होता है वो ट्रांसफार्मर संचरण लाइन के मध्यस्थ बिंदु पर स्थिर होता है और बूस्टर ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने में प्रयोग होता है, सभी को मालूम है। और जब संरक्षण लाइन का वोल्टेज ड्रॉप के कारण वोल्टेज में जो कमी आती है वो आपका ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 क्वेश्चन की 250 3000 वोल्ट 50 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए प्रति चक्र प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि एक चक्कर में प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि 10 वोल्ट हो तो यहाँ पर कह रहा है कि के लिए प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो आपका कितना है 10 वोल्ट है। और यहाँ पर हमारा V1 का मान कितना दे दिया गया है तो ये आपका 250 दे दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है, प्रारंभिक चक्रों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया गया है प्रेरित विद्युत वाहक बल का। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आपका 10 गुणे N1 कर देंगे, अर्थात N1 का हमारा मान अभी दिया है कितना, तो यहाँ पर हमारा N1 का मान नहीं दिया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो इसको आप पहले छोड़िए, पहले यहाँ पर देखिए प्रारंभिक चक्रों की संख्या। तो ये आपका कितना, इसका सूत्र क्या होता है, तो ये आपका सूत्र होता है V1/N, ये आपका होता है, ये आपका वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल EMF होता है। तो ये आपका V1 का मान कितना है 250 है, 250/10 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25। तो द्वितीय चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो ये आपकी आ जाएगा, द्वितीय जो चक्रों की संख्या है यहाँ पर 3000 है, तो 3000 आप 10 कर देंगे तो ये आपका 300 हो जाएगा। तो पहला का कितना आया 25 आया और दूसरा जो हमारा कितना आया 300 आया। तो 25 और 300 कौन सा दिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 174 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वोल्टता नियमन निम्न रूपांतरक का एक मापदंड होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का या संचरण रेखा का या प्रत्यावर्तित का या रूपांतरक का। तो दोस्तों वोल्टता नियमन रूपांतरक का एक मापदंड होता है और जब ट्रांसफार्मर पर लोड दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक जो टर्मिनल होते हैं वो वोल्टता को आंतरिक प्रतिरोध तथा क्षरण प्रतिरोध के कारण कम होने वाली जो आपकी वोल्टता होती है उसको नियमन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए खाली स्थान की जरूरत होती है, बढ़ते चुंबकीय फ्लक्स की या स्थिर चुंबकीय फ्लक्स की या अल्टरनेटिव चुंबकीय फ्लक्स की या बदलते विद्युतीय फ्लक्स की। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है, सभी को मालूम होता है या मालूम होना चाहिए, जो कि आपकी समान आवृत्ति पर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर प्रदान करती है। और ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आपका अनुन्य प्रेरण अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन के आपके कार्य पर सिद्धांत करता है। और ट्रांसफार्मर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए खाली स्थान किसकी यहाँ पर जरूरत होती है। तो ट्रांसफार्मर उत्पन्न फ्लक्स अल्टरनेटिव चुंबकीय फ्लक्स होता है जो कि एक समान रहता है और इसका जो सूत्र होता है आपका E बराबर 4.44 φm FN होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मारेंगे किसकी, अल्टरनेटिव चुंबकीय फ्लक्स की इसकी क्या होती है जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।